सिर आँख्या पे बिठाना जो कि सारे साथियों का यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे स्वागत है भाई। आज आप इस सचित्र हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय आप वर्णों के बारे में करेंगे। ये डॉक्टर विजय कुमार चावला जी हैं, जो नवोदय क्रांति परिवार के कर्णधार भी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी एक सुविधा उपलब्ध कराई है आज के ज़माने को देखते हुए, विद्यार्थियों की इच्छा को देखते हुए और उनकी पहुंच को देखते हुए बहुत अच्छे अपने सचित्र हिंदी व्याकरण के बारे में आज पहला पाठ प्रस्तुत है आपके सामने। स्वरों के बारे में पहले एक पोस्ट में मैं चर्चा कर चुका हूँ, उच्चारण स्थान आदि के बारे में। तो जो अपने हिंदी व्याकरण में कई बार टेस्ट की तैयारी करने वाले के लिए समस्या है, है अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, या शब्द वर्ण सर्वनाम लोकोक्ति मुहावरे वाच्य वर्ण या अपना उपसर्ग वगैरह या वाक्य वाच्य आदि लिंग पुल्लिंग जो भी है, कई बार संधि समास रस अलंकार आदि की समस्या कई बार आ जावे हैं। तो उसको अच्छी तरह गहराई से निपटने के लिए, समझने के लिए और उसको अच्छी तरह से एक जीवन में उतारने के लिए अंतःकरण में यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे आपको बहुत सा ज्ञान बरोटा मिलेगा भाई। और हिंदी व्याकरण के तो कोई भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं जाओगा। टेस्ट की तैयारी करनी है, कान खड़े कर लें। तो साथियों, आप बात करांगे आज डॉक्टर विजय चावला द्वारा लिखित जो सचित्र हिंदी व्याकरण है उसके पहले अध्याय के बारे में। पूरी व्याकरण करवाई जाओगी क्षेत्रीय तय, उनसे अनुमति मिल चुकी है कि भाई आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जो ये उपलब्ध करवाई आपने। बहुत अच्छी पुस्तक है। वर्ण विचार है जो अपने वर्ण किसे कहेंगे, सबसे छोटी इकाई हुआ है जुकर मकान में सबसे छोटी ईंट होया करे से, जुकर ईंट तय अपने दीवार कमरे बना से और उस तय फिर मकान तैयार हुआ से। उसे तरिया अपने वर्णों से शब्द बना है और शब्दों से वाक्य आदि तैयार हुआ से। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कवच है। या तो आएगी इसकी शुद्ध हिंदी में परिभाषा। मेन बात यह है, ईंटा के टोरडे तो बना लेंगे आप, वर्णा के टोरडे को नहीं बना सकते, टुकड़े को नहीं कर सकते। जुकर आपने कोई भी ध्वनि काट दी वो इसी सार्थक होनी चाहिए जिसका आगे जाकर शब्द बनते हों, उसे ना वर्ण बोलेंगे। ऊँ तो ध्वनि 100 डाल की काटा यहाँ पे मुँह में तय, तो उसने सारी ध्वनियाँ ना वर्ण नहीं कह सकते। आगे जाकर सार्थक वाक्य सार्थक शब्द बनाए से उसका कोई भावार्थ निकला है, तभी जाकर के वो अपने वर्ण हैं। और वर्णाना अक्षर भी बोलिया करा है, ये इसका समानार्थी है मान्या जा वैसे लगभग है। वैसे एक झटका में बोला जाए वो अक्षर हुआ है, जैसे क्या, प्यास, प्या आ गया इसमें। तो इसी तरह से वर्ण केवल जिसके टुकड़े ना हो सकें वो अखंड ध्वनि हो वैसे। और इसको लिखना में व्यंजन है अपने स्वरों की सहायता से लिखे जावे हैं, और स्वर तो सीधे लिखे जावे से मिले। इब वर्ण के कितने भेद हैं यूँ भी आज है कई बारी, और उलझ के खड़े हो जाए हैं। इसमें वर्ण के सीधी सी बात है साथियों, 2 भेदों हैं से हिंदी व्याकरण ने अपनाए रखे से, जो स्वर और व्यंजन है। और इसके बारे में विस्तारता चर्चा मैं पिछली पोस्ट में कर चुका हूँ। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर आपको मिलेगी, व्याकरण की समझ में है वह पोस्ट। और वर्णमाला किसने कहेंगे, व्यवस्थित रूप से बैठना। जो प्रार्थना में लाइन में खड़े होकर हैं बच्चे, छोटा बच्चा आगे फिर पीछे ऐसे बड़ा, तो इसी तरह से और व्यवस्था बहुत करा यहाँ पे जीवन में। तो वर्णा का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला हुआ वैसे, जो कर्मानुसार हो वैसे। जो कर अपन शुरू में बच्चा पैदा हुआ है ऐसे मतलब रोआ है या कैसे ध्वनि निकाला है, या फिर सबसे पहले ध्वनि कट से निकला है, फिर उसके बाद तालू से, मुर्दा से, दांतों से, ओठों से, इस तरह से कर्मानुसार है ये उच्चारण एक तरह से। और उसी प्रकार से ये ध्वनियों को कर्मानुसार व्यवस्था करी जावे से, तो उसने वर्णमाला बोलेंगे। जैसे ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह क ख ग घ अंग। अड़े को नहीं होंदा भाई, यू कान खोल कर सुन लो, क ख ग घ अड़े बोलने वाला जमाना पाछे जा लिया, जो पढ़ाया कर दे अंग होता है ये। और इसका उच्चारण नासिका से और कंठ से दोनों रूपों में होता है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे के सारे वर्ण हैं। जैसे य र ल व श श श ह अक्षत्र ज्ञ श्र ड़ और ढ, ये बाहर से आए हुए आगम व्यंजन हैं। तो कुल वर्ण वैसे 52 वैसे इसमें आपने दिखाई भी देते होंगे, लेकिन सही शुद्ध रूप में मानक रूप से लिखा जावे तो अपना स्वर माने जावे हैं 11 और व्यंजन माने जावे हैं 33। 11 स्वर हैं जो अपने उसमें अंग और अह को शामिल नहीं किया जाता, ये इनको क्या कर रहे हैं अयोगवा है। क्योंकि
ऐ मैंने नहीं, योग मैंने जुड़ना, वाह मैंने ध्वनि वहन करना। ये ना तो स्वरा का नहीं जुड़ते ना व्यंजना का नहीं जुड़ते, लेकिन इनकी ध्वनि ढोई जाती है वर्णों के अंदर, इसलिए अंग और अह को आप अयोग वाह बोलिया कर रहे हैं। कई बार आके खड़े हो, जैसे निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे दिए आपको, भाई अयोग वाह छांटिए, तो अपन है इसमें अंग और अह को शामिल करना है। चंद्र बिंदु वाला ऐ भी अयोग वाह का ही रूप में मान्या जावे से, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 भेद से। आप बात करांगे स्वरों के, जो 11 स्वर वैसे ए आ ई उ ऊ रे ए आई ओ औ। हालांकि पिछली पोस्ट में मैं इसमें बहुत ज़्यादा उच्चारण स्थान और इनकी चर्चा कर चुका हूँ, व्यंजनों के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। और क से लेके मैं तक 25 स्पर्श हैं, क्योंकि मुख का कोई न कोई अंग आपस में छुए से और जाए तो इन स्पर्श वर्ण बोलिया करें से। फिर आप बात करेंगे भाई 4 हैं अपने अंतस्थ। अंत है मैंने बीच में, और स्थ मैंने स्थित, यानी कि बीच में स्थित है। बोल दो नहीं तो इसे लागे जनों को स्वर्श है, और लिख दो नहीं है अंतस्थ अपने व्यंजना के बीच में लिखे जावे से, य र ल व, तो इनको अंतस्थ जाए तो बोलते से। और श श श है, इनको ऊष्म वर्ण भी बोलेंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकले से, और जिसके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकले तो उनको ऊष्म वर्ण बोला करें। श श श है। क्षेत्र, ज्ञ, श्र और द्य ये थोड़ी बनावट में अलग हैं। वैसे तो संयुक्त वर्णा की घाटा कोई नहीं हिंदी व्याकरण में, हिंदी शब्दमाला में, लेकिन पाँचा की बनावट कुछ स्पेशल है, जहाँ तक इन्हें संयुक्त वर्णों को स्पेशल पीछे रखा जावे से। लेकिन संयुक्त वर्ण वहीं वैसे जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने रहे हों। इसमें एक व्यंजन हुआ है स्वर रहित, और एक पूरा स्वर वाला व्यंजन सहित वर्ण हुआ है। तो अपन बात करनी है इबे जैसे अड़ और अढ़ की, ये बाहर से आए हुए वर्ण है, इनको आगम व्यंजन भी बोलिया करे हैं। एक आगम वर्ण है अपना ओ, तो भाई ये गहरी समझ अपनी हो गई। जैसे कॉलेज, नॉलेज या बॉय, टॉय अंग्रेजी के शब्दों में लगा है ओ, ये अंग्रेजी से आया हुआ आगम स्वर है। 2 अपने आगम व्यंजन है अड़ और अढ़, तो ये अपने पेड़, कपड़ों या कपड़ा आदि में आवे है, तो ये अपना बाहर से आया हुआ वर्ण है, इसको आगम व्यंजन बोलेंगे। और एक अढ़ जैसे पढ़ कर, इस तरह से। और पिछली पोस्ट में वैसे तो उच्चारण स्थान डाल दिए थे मैंने, लेकिन अकु है विसर्ग कंठ, जैसे अ आ क ख ग घ अंग है और अह, ये कंठ से बोले जावे हैं। इचु यस तालु, ई च छ ज झ य और दवे वाला श, ये तालू से बोले जावे। ऊपर अपना गोदाम सा वह चिकना भाग जो उस पर जीभ की नोक लगनी चाहिए। और एक अपने खड़े से है दांदा तो ऊपर जुगर बूंद बार ईंट हुआ करे हैं, ओड़ा अपना ये जीभ की नोक लगेगी तो उसने मुर्धा बोलिया करे हैं। और री टू रस मुर्धा, यानी कि री ट ठ ड ढ अण र और पेट पट से अपना ये मूर्धा से बोले जावे, मूर्धन्य वर्ण है ये। कई बार इनकी विशेषता है जब कहाँ से बोले जावे हैं। और एक अपना है जैसे तुलसी दंत, त थ द ध न ल और स सपेरा वाला, तो ये अपना दंतों से बोले जाते हैं, क्योंकि जड़ता दांत जाम में ऊपर ले उड़ा जीभ की नोक लगनी चाहिए। व्रत से भी बोलते हैं इनको वर्णों को। और साथ के साथ में अपने ओठों से बोले जाने वाले हैं उपु ओष्ठ, उ प फ ब भ म, ये अपने ओठों से बोले जावे हैं। और ए आयक ओ औ, ये भी अपने जो उच्चारण स्थान है इनके अलग अलग हैं। ए आया अपना कंठ तालु से बोले जाता है, क्योंकि ए और ई से ए बने उड़ा हुआ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का अपना तालु। और ओ औ अपने ए और ऊ से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और वह अपना दंतोष्ठ वर्ण है, क्योंकि जो तरला ओठ है वो दांतों के अगले भागे से बोलिया जावा है। तो इस तरह से उच्चारण स्थान का अपना संक्षेप में बात कर ली। पिछली पोस्ट में विस्तार से चर्चा इसकी करी जा चुकी है, वो अपना खोल कर देखें अच्छी तरह से और अध्ययन करें। इसके बाद आप बात करने जा रहे हैं अपने जो उच्चारण स्थान के अलावा इनकी और विशेषता वह जैसे अल्प प्राण, महाप्राण आदि वो भी आएंगे। इससे पहले हम स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार वहाँ से इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका विस्तार से चर्चा पिछली पोस्ट में हो चुके। वैसे स्वर जिसके उच्चारण या वर्णों के उच्चारण में किसी वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े तो उन्हें स्वर कहेंगे, जैसे अ आ इ ई, ये 11 हुए हैं स्वरों की संख्या। और हर्ष और दीर्घ 2 प्रकार के हिंदी में स्वर हैं। प्लुत स्वर हुआ है क्या अपने संस्कृति में भी माना जावा है, जैसे ओ साथी रे, ओम,
हे राम, इस तरह से लंबा उच्चारण किया जावा है। हर्षव से 3 गुणा से में लगे से वो प्लुत हुए हैं, जिसके उच्चारण में कम से कम से में लगे मात्रा का वो अपना हर्षव स्वर, इनको मूल स्वर भी कवा है। ए ई उ री, ये 4 मूल स्वर हैं। और आ ई उ ए ओ औ, ये 7 अपने दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और अपने जो प्लुत स्वर है वो केवल संस्कृत में है, हिंदी की व्याकरण में इनको नहीं अपनाया गया है। इसके बाद आप बात करांगे जैसे हर्षव स्वर किसे कहेंगे, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्षव स्वर कहेंगे, और जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे जैसे हर्षव स्वर कहलाते हैं ए ई उ री, और ये 4 होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे यानी कि, तो दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ ये हो गए। और अपना हिंदी में जो कुल स्वर 7 हैं दीर्घ, और जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में हुआ है 7 संख्या मानी जाती है। इसके बाद आप प्लुत की बात करें तो हर्षव स्वर से 3 गुणा समय लगा है लगभग, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और 3 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में प्लुत स्वर जैसे ओम, हे राम, ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाते हैं, लेकिन इनको संस्कृत में ही स्थान प्राप्त है, हिंदी व्याकरण में इनका स्थान नहीं है। आगे हम बात करते हैं साथियों, स्वर के जो भेद हैं उसको एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ए ई उ री, ये हर्षव स्वर हैं। आ ई उ ए ओ औ, ये 7 अपने दीर्घ स्वर हैं। और अवग्रह कहते हैं जिसको, एक पंजे के रूप में या अंग्रेजी के एस के रूप में लिखा जाता है, इसको अवग्रह कहा जाता है। और ये प्लुत स्वर का निशान के तौर पर दिखाया जावे से। अयोगवा किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोगवा की संज्ञा दी जावा है। इनको स्वरों के साथ रखा तो जावा है, लेकिन स्वतंत्र गति न होने के कारण इनको स्वर नहीं माना जा सकता। और स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण जो व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते ये, तो स्वरों और व्यंजनों में से किसी के साथ न होने के कारण ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। तो स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं, जुकर भाई एक आदमी का न्योंदा है क्या ब्याह में, और वो ने बोला बेटा तो जी मैं ये मेरे नाम का मैं अपना गैम जयकाऊँ सूँ, तो उसका बेटा भी गया उसकी जगह, तो मैंने तो वही जाऊँगा उसे करता है क्योंकि उसका बेटा चिमन जा रहा है। तो इसी प्रकार से स्वर की जैसे मात्रा उसी की ध्वनि देने वाली हो से, जैसे आ नहीं जावे खुद, आ की मात्रा बिक जाए तो उसमें भी आ की आवाज़ आवेगी, उसे का रूप मान्या जावे है। तो यह एक किस्म के बेटा बेटी हुए हैं स्वरा के, ये मात्रा हुए हैं जो उसका रूप हुए हैं। तो वो एक जैसे अपनी संतान हो वैसे उसी प्रकार से स्वरों की भी संतान एक तरह से आवाज़ वही होगी, तो उनको मात्रा बोला कर रहे हैं। तो स्वर व व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वर जब व्यंजना गला मिला है नहीं तो रूप बदल जाएगा और उनको मात्रा बोला कर रहे हैं, बस सीधी ही बात है, इसमें भेद पढ़ने हैं कि में। तो अ के अतिरिक्त से स्वरों के व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है। तो प्यारे साथियों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, कई बार आया कहने खड़े हो जाए है 10 वर्णों की अपनी स्वरों की मात्राएं हैं, लेकिन इनकी अ की मात्रा नहीं है। तो अ की मात्रा न होने के कारण अ से रहित व्यंजनों को हलंत के रूप में लिखा जावा है, जैसे क जमा ए क, तो ये क हलंत है। और उसके बाद ए मिला दिया, इसमें पूरा बन गया ये, तो पूरे रूप में ही लिखा जाता है। वैसे व्यंजनों को ए मिला करके वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं होता अकेले का। तो ये अपने स्वरों की जो मात्राएं हैं वो अपने गहराई से समझनी चाहिए। वैसे तो ये पहली क्लास का नर्सरी क्लास का काम है, लेकिन इसमें भी कई बार आप शुद्ध अशुद्ध के रूप में और गलतियां कर देते हैं, और उनका उच्चारण करने में कई बार हमें लिखने में दिक्कत आ जाती है, टेस्ट में अशुद्धि परिवर्तन आ जाता है कई बार कि भाई इसमें क्या संशोधन करेंगे आप, तो उसमें हम गलती कर बैठते हैं। ई उ इस तरह की मात्राओं में ओ औ आदि में उलझ के खड़े हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान से हर एक शब्द का संश्लेषण विश्लेषण करते हुए हमें गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा है, आपने नहीं बेरा होगा तो कौन से इंडोनेशिया वाले ने बेरा पाओगा भाई हिंदी भाषा का। और ये अपने आगे आगे हैं, देखो स्वर है जैसे आ, उसका एक डंडा दे दिया मात्रा, और इसका प्रयोग हमें जैसे माता इस तरह से करते हैं। ई का प्रयोग ये आगे से खड़ी होती है और बड़ी ई का प्रयोग पीछे से लगती है। जैसे ऊ की मात्रा अपने बाईं ओर मुड़ती है और बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ की दाईं ओर मुड़ती है उल्टी। और री की मात्रा अपने नीचे लगती है वर्ण के, और ए की मात्रा अपने एक ऊपर लगती है। आय की मात्रा 2 लग गया करें से। ओ की एक मात्रा और एक डंडा लगे से पाई के रूप में, और एक औ की मात्रा एक पाई और 2 मात्राएं ऊपर चढ़िया करें से। कई बार नो भी आके न खड़े हो जैसे भाई कितनी मात्रा ऊपर चढ़े से और कितनी नीचे लग गए से, तो ऊ और री की मात्रा नीचे लग गया करे से, और कुछ साइड में आ की मात्रा लग गई जैसे, और ए आए
ओ औ की मात्रा ऊपर चढ़ जैसे हैं, और इसके साथ साथ ऊपर वाली मात्रा ई की भी मानी जावे और साइड की भी। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है भाई, जो रै के ऊ की मात्रा लग गए हैं वो बीच में लगे हैं। इसके बाद आप बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। जो नाक और मुंह दोनों में तो बोले जावे हैं जुकर जंगल मंगल पंचम, तो इस तरह से जो ये अनुस्वार है जो एक बिंदी के रूप में हुआ है, और जो नाक और मुंह दोनों से बोले जावे हैं जिसमें थोड़ा सा नाक का सहारा लेवांगे बाकी मुंह का सहारा लेवांगे, जैसे गाँव पाँव, यानी कि शुरू में व्यंजन की आवाज आकर के फिर बाद में नाक का सहारा लेना पड़ा, वो अनुनासिक होया करें, चंद्र बिंदु भी कहा करें इसने। और इसके उदाहरण हो गए जैसे अपने कांख कांच आंख पाँव। और नरी नाक नाकते बोले जावे हैं वो अनुस्वार हो गए, केवल नाक का सहारा लेना पड़ा मुंह का सहारा नहीं लेंदे तो वो अपने अनुस्वार को आवेंगे कि बिंदु बिंदु वाले अपने। तो अपने बहुत अच्छी चर्चा चली अपनी स्वरों व्यंजनों अयोगवाह और अनुस्वार अनुनासिक या इनके भेद उपभेद आदि के बारे में चर्चा करी। ई बाय जो भाई खुंटा पे व्यंजन किसे कहेंगे, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता हुआ है उन्हें व्यंजन कहा करें से। और व्यंजना की कुल संख्या मान्य रूप से मानक रूप से शुद्ध 33 है। तो व्यंजन 3 डाल के वहाँ से स्पर्श जिसमें कोई न कोई अंग आपस में छुए मुंह का, और अंतस्थ 4 या पहला ही गाने गा लिया अपने उस समय जिसके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकला है। अंतस्थ का मतलब बीच के वह ना स्वर ना व्यंजन यह रहा हुआ है, और श है ये 4 उष्म हुए हैं, और कैसे मैं तक 25 स्पर्श हुए हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिसमें श्वास वायु मुख्य रूप से अन्य जो भागों को स्पर्श करती है अलग अलग भागों को शरीर के मुंह के, उनको स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। कैसे मैं तक या के रामायण गावेंगे बार बार। और अंतस्थ लिया अपना, और हिंदी वर्णमाला के जो कुछ व्यंजन है स्वर और व्यंजन के मध्य आवे हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं, जैसे इनकी संख्या 4 है यह रह है। इसी तरह अपने 4 उष्म व्यंजन है श है जिसके उच्चारण में गर्मा हवा बाहर निकला है। संयुक्त व्यंजन किसी ने कहेंगे 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में जब मिल जैसे हैं तो उनका एक इकट्ठा उच्चारण सा हो जाए, तो उनकी रूप का बनावट का भी रचना का भी फर्क पड़ जैसे कई बार लिखण में न्यारा डालते लिखे जावे धनु मिला कर नाम है, तो उनको संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे क हड़ंत जमा श, तो ये क्षय बन गया अपना, क्षत्रिय लिखा यहाँ पे कक्षा लिखा है तो क हड़ता है इसमें श पूरा है, और त्र में तय हड़ता है र पूरा है। और ये डिक्शनरी में शब्दकोश में भी क वाली लाइन में ही आएंगे क्षय वाले, और तय वाली लाइन में त्रय वाले शब्द आएंगे, और जय वाली लाइन में ग वाले शब्द आएंगे। ग बोलते हैं हिंदी व्याकरण में, वैसे इस संस्कृत में शुद्ध उच्चारण जय होता है। और श्रय श जमा र, जय प्लस य से ग बनता है। तो प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, तो अलप प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के श्वास की मात्रा के आधार पर हो गए। भाई उच्चारण कैसे आता तो आपने आए थे जो अलग अलग है, जैसे कंठ से बोले जाने वाले कंठ्य या तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ्य, तो इस तरह से अपने प्राण या श्वास के आधार पर अलप प्राण और महाप्राण हुआ है। जिसके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकला तो अलप प्राण, अलप मैंने थोड़ा, तो अलप प्राण व्यंजन हो गए वहाँ। जैसे हर वर्ग का पहला तीसरा और 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अपने अलप प्राण को आवे से, जैसे क ख ग घ अंग में क हो गया पहला, ग हो गया तीसरा, अंग हो गया 5वां। इसी तरह से चवर्ग का च ज य ट ड अण और त द न प ब म और यह र ल व, ये अपने क्या है अलप प्राण है। तो हो सका है इस तरह के 4 एक ऑप्शन के विकल्प के रूप में आ जाए और 3 विकल्प कुछ और हों और एक अलप प्राण का हो, छांटिए उसमें से, उस टाइम पर यो हिमालय पर्वत वर्गा बन जाए, यो प्रश्न अपना आ गए। लेकिन अच्छी तरह समझाएंगे तो जिसके उच्चारण में थोड़ी बैल बहर लकड़ा मुँह मत है वो है गया अपना अलप प्राण, और जिसमें ज़्यादा बैल बहर लकड़ा वो महाप्राण यू है गया अपना आगे। ये देख है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अलप प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलते हैं तो महाप्राण कहलावेंगे। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन अपने श है, ये सारे के सारे महाप्राण हुए हैं। जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध भ और श है, तो ये अपने महाप्राण है। फिर आप व्यंजन के चित्र बनाकर देखा तो 25 तो हो गया अपने यह स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ और श है, ये हो गए ऊष्म व्यंजन, और कुल संख्या होगी इनकी 33। यह सारी रामायण अपन गा ली है, आशा है समझ में आएगी होगी। इनके बारे में और थोड़ी थोड़ी चर्चा करा।
एक स्पेशल शब्द आकर है निरअनुनासिक, यानी कि केवल जो मुंह तय बोले जावे हैं, नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह निरअनुनासिक वर्ण वैसे हैं। और अनुनासिक अपने बेरा पटे गया जो केवल हिंदी के ही शब्दों में प्रयोग किए जावे हैं, और जो संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जावे हैं वो अनुस्वारों ऐसे हैं जो केवल बिंदु के रूप में आवे हैं। अनुनासिक का चंद्र बिंदु लग गया कर ऐसे है। उसके बाद आप बात करांगे जो उच्चारण स्थान कैसे आता अपन बात कर ली थी अगर जैसे कंठ शेर और ये बोले जावे हैं, और फिर श्वास के आधार पर महाप्राण और अलप्राण की बात करी थी। ई पे बात करांगे जो अपने घोष और अघोष कौन से हुए हैं। ये वहाँ भाई अपने नाद की दृष्टि से व्यंजनों के उच्चारण के हिसाब से स्वतंत्री जो जिंकृत हुआ है वह घोष के हुए हैं। नाद गूंज जुकरा पे भंवरे की आवाज़ आ कर है स्त्रियाँ, तो गूंज के आधार पर और घोष और अघोष यह वर्ण कौन से हुए हैं, तो इनमें क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श ये सारे अघोष कहलावे हैं, क्योंकि इनमें गूंज पैदा को नहीं होती। और अपने जो घोष वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हुए हैं, और यह र ल व है और सारे स्वर हुए हैं वो सारे घोष वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनमें गूंज पैदा हुआ है, एक स्वर तंत्री में कंपन पैदा हुआ है, जहाँ तक उन्हें घोष वर्ण भी बोलिया करे से। एक स्पेशल शब्द आवा अपना हल। हल किसे कहते हैं, व्यंजनों के नीचे एक तिरछी लाइन रखी जावे से जिसमें कोई स्वर ना हो व्यंजन में, उनको हल व्यंजन कहा करें से। वर्णों की एक विशेषता के आधार पर कई बार टेस्ट में पूछ लिया से अकबे उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं, तो ड ढ और अड़ ये अपने तीनों के तीनों हैं, जो ड ढ अड़ ये सारे तीनों अपने उत्क्षिप्त हैं, क्योंकि इनमें एक तरह से जीभ को बाहर फेंक के मारा जावे से। अपना एक विशेषता के आधार पर पूछ लिया है प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है। प्रकंपित जिसमें अड़बेडे खाकर न जीभ एकदम कई लपेटे खावे से उच्चारण करते उन्हें र ऐसा वर्ण है, बोलेंगे तो अंग्रेजों तो र कदे बोलना ही को नहीं आया, तो र कहते उन्हें एकदम ऊपर नीचे जीभ पलथड़े खावे से, तो उसने के कहेंगे यहाँ पे प्रकंपित या अपने लुंठित वर्ण। एक है अपना पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, कई बार 4 ऑप्शन आ जाए उसमें तो छटना हुआ से, तो उसने लैन है पार्श्विक बोलेंगे, क्योंकि जब आप आगा अपना जीभ चिप जाए है दांत हो रहा है तो साइड में तो हवा लकड़ा है धनु का से दाएं बाएं खब्बा सज्जा यानी कि ओड़ा सोड़ा, तो नुना नुना तो हवा लकड़ा से साइड में पास में, इसलिए उसने पार्श्विक वर्ण भी बोल रहे हैं लय, उच्चारण करके देख लियो भाई। और इसके साथ साथ अपना य और वह को अर्ध स्वर भी कवे हैं, यो भी कई बार प्रश्न पूछा उड़ा है टेस्ट में और अपने केबीसी में भी आया उड़ा से। तो इसी तरह अपने जैसे द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जो कर कच्चा पक्का बच्चा एक हलंत व्यंजन हो और उसे वर्गा एक पूरा व्यंजन आ जाए तो उसने द्वितीय व्यंजन बोलिया करे हैं, जो एक आधा और एक पूरा व्यंजन आ रहे हों। एक आ जाए अपने नुक्ता किसे कहते हैं, उर्दू के शब्दा में 5 वर्णा में नुक्ता लग गया करे है, जैसे क ख ग ज फ, इनमें जो 5 वर्णों में नुक्ता लग गया करे नीचे एक बिंदु सा, और उसमें जीभ घिसरा है ना वर्णा का उच्चारण कराया जा करे से, उसने नुक्ता बोलिया करे से। तो आगम स्वर तो हो गया अपना ओ, स्वरों के भेद हो गए अपने 2, और भाई 11 स्वर हुए हैं, मूल स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर अपने 7 से। ए ई उ री ये अपने हर्षव स्वर या मूल स्वर को आवे से, और संयुक्त स्वर 2 वर्णा का सवर्णा का मेल तय बना, जैसे ए आय ओ औ ये अपने संयुक्त स्वर भी को आवे से, और आ ई उ ये मूल रूप से दीर्घ स्वर हैं वैसे तो, लेकिन जो अपने 4 संयुक्त स्वर और मिलकर ना सारे 7 दीर्घ स्वर हो जैसे। प्लुत स्वर अपने संस्कृत के से, निचोड़ काटन लग रहे हैं जमानू करीम करीम काटा हाँ लासी लासी छोड़ा हाँ वह टिंडी की काट के न, तो अपने जो प्लुत स्वर है
ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगा है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगा है। और एक मात्रा का समय लगा है वो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर 4 है। इसके साथ साथ आप बात करें व्यंजना की सपर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सपर्श 25 वह कहता है मैं लगे, ऊष्म वह श है 4 और अंतस्थ यार लव 4 है। और यह और वह को अर्ध स्वर भी कवा है। र को आपने प्रकंपित या लुंठित बोलांगे, ल को आप पार्श्विक बोलांगे। और अड़, ड और ढ ये तीनों अपने उत्क्षिप्त हैं। और अड़ और अढ़ ये अपने आगम व्यंजन भी कुआवे हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्य विद्या में आता है। जो इन पांचों की बनावट कुछ स्पेशल है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों के मेल से ये बनस हैं। इसके अलावा अपने जो व्यंजनों के बारे में बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जावे से। और ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकियों की मात्रा ओएस है। तो अपन इस तरह का संक्षेप विवरण कर लिया। ये वर्ण दे रखा आपके सामने। इसमें उच्चारण के आधार पर जैसे अनुस्वार दे रखा है, जो उच्चारण केवल नाक से हुआ है, जिसका अनुनासिक दे रखा है, जिसका उच्चारण मुंह और नाक धनुआता हुआ है। अयोगवा दे रखे हैं अंग और अह, इसके बारे में आपने चर्चा पहले कर ली थी। व्यंजना की अगर संक्षेप में बात करें तो अपने सपर्श व्यंजन 25 आ लिया। पहला अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म हो गए 4 श है। संयुक्त व्यंजन हो गए क्षत्र, ज्ञ, श्र और द्य भी है शामिल इसमें एक। और आपने जो अलप्राण और महाप्राण वायु के आधार पर, श्वास के आधार पर हो गए। और गूंज के आधार पर अपने घोष और अघोष हो गए, जो अपने स्वर तंत्री के गूंज के यानी कि नाद के आधार पर भेद हुए हैं। और अपने उच्चारण के हिसाब था अपने जो भारत में रहने वाला भारतीय, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, इसे त्रिया अपना कंठ से बोला जाने वाला कंठ्य वर्ण वैसे। और तालु से बोले जाने वाला तालव्य, मूर्धा से बोले जाने वाला मूर्धन्य वर्ण को वैसे। ओठों से बोलने जाने वाले ओष्ठ्य वैसे। और अपने जो दंतों से बोले जाने वाले दंत्य वर्ण को वैसे। तो भाई साथियों, कहने का मतलब न्यू है कि गण रामायण गावांगे स्वर 11 व्यंजन 33 और वर्णों के बारे में और कोई छोटी मोटी बात असल तो छूटी नहीं। टेस्ट में सारे आकर खड़े हो लिए हैं से। और भी कोई बात हो तो 98 126 32 955 है भाई। कोई भी टेस्ट की तैयारी करनी है चाहती रात ने फ़ोन कर लियो। कोई बात पूछनी है हिंदी व्याकरण रीजनिंग जो भी है, अपने यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा गोल्ड का पी जो आगे बैठ दो। पूरा हरियाणा में पहले से लेकर 5वीं तक का ठेठ हरियाणवी भाषा में जो सिलेबस है हर एक पाठ कक्षा का माहौल में पढ़ाए गए हैं। और हिंदी की और व्याकरण गणित समझ आदि जो आपको दी जाएगी, इसमें इस तरह की व्याकरण की समझ बहुत कम सुनने को मिलेगी। इसी तरह सुनते रहियो, फिर गेड़ा मारियो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।